हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसे चली आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 2, जिसका पेपर कोड है 348 KH के पार्ट 2 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 को कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, जिसका पेपर कोड था 348 KG को कराया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर है ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्लास 12 का सेट नंबर 2 2025 में आया हुआ पेपर सेट है। और देखिए, जिसका पेपर कोड है 348 KH। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी का पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमने कल की वीडियो में ये सभी MCQ कर लिए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। अब देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखिए, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 से, क्योंकि देखिए कल की वीडियो में हमने यानी कि पार्ट 1 में हमने प्रश्न 3 के ड तक कर लिया था, लेकिन आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 के क ख ग घ और प्रश्न नंबर 5 के क ख ग घ और देखिए प्रश्न नंबर 6 के क ख ग और घ को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का पार्ट में पूछा गया, प्राक केंद्रकीयों में RNA के सभी प्रकारों के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर प्राक केंद्रियों में RNA के सभी प्रकार के नाम लिखने हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आंसर में, प्राक केंद्रियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्राक केंद्रियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट है संदेशवाहक RNA, जिसको हम mRNA भी बोलते हैं। इसमें हम लिखते हैं यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक जानकारी DNA से राइबोसोम तक ले जाता है। तो देखिए फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट में हम लिखते हैं संदेशवाहक RNA, जिसको हम mRNA भी बोलते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक जानकारी DNA से राइबोसोम तक ले जाता है। देखिए सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं स्थानांतरण RNA, जिसको हम tRNA भी बोलते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के दौरान विशिष्ट एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। स्थानांतरण RNA में क्या था? देखिए स्थानांतरण RNA, जिसको हम tRNA बोलते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण के दौरान विशिष्ट एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। अगला देखिए थर्ड है इसमें राइबोसोमल RNA, जिसको हम rRNA भी बोलते हैं। यह राइबोसोम का एक संरचनात्मक घटक है और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था प्राक केंद्रियों में RNA के सभी प्रकार के हमें नाम बताने थे। तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं प्राक केंद्रियों में RNA? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट संदेशवाहक RNA, सेकंड स्थानांतरण RNA और थर्ड राइबोसोमल RNA। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है देखिए अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का ख, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? तो हमें बताना है दोहरा निषेचन किसे कहते हैं और हमें इसका महत्व बताना है। तो देखिए बात करें दोहरा निषेचन की, तो इसे द्विनिषेचन भी बोलते हैं। या तो दोहरा निषेचन आएगा या द्विनिषेचन, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों एक ही हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। तो परागण के फलस्वरूप परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, पराग नलिका। देखिए दोहरा निषेचन में या द्विनिषेचन में हम क्या लिखते हैं? परागण के फलस्वरूप परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, पराग नलिका। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। क्या बनाती है? पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर क्या बनाती है? 2 नर युग्मक बनाती है। और पराग नलिका नर युग्मक को भ्रूण कोश में पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? जो पराग नलिका होती है वो नर युग्मक को कहाँ पहुंचाएगी? वो भ्रूण कोश में पहुंचाती है। और भ्रूण कोश में एक नर युग्मक मादा के एक जीवाणु से मिलकर भ्रूण कोश में एक नर युग्मक मादा के एक अंडाणु से मिलकर युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाता है। यह द्विगुणित होता है। क्या होता है? यह द्विगुणित होता है। और दूसरा नर युग्मक मादा के 2 अंडाणुओं से मिलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है।
यह त्रिगुणित होता है। क्या होता है? यह त्रिगुणित होता है। युग्मनज और भ्रूणकोश की प्रक्रिया द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था दोहरा निषेचन का महत्व भी लिखिए। तो हम यहाँ पर दोहरा निषेचन का महत्व लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट है इसका भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण। फर्स्ट है भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं यह सुनिश्चित करता है कि एक ही प्रक्रिया में युग्मनज भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों बन जाए। तो भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण हमने लिखा था यहाँ पर, इसका महत्व है भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण। तो यह सुनिश्चित करता है कि एक ही प्रक्रिया में युग्मनज भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों बन जाए। अगला देखिए सेकंड हम यहाँ पर लिखते हैं भ्रूण का पोषण। तो देखिए भ्रूणपोष एक त्रिगुणित उत्तक है जो भ्रूण के विकास के दौरान पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या करता है? भ्रूणपोष एक त्रिगुणित उत्तक है जो भ्रूण के विकास के दौरान पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये थे इसके महत्व। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ग, कैनाबिनाइड्स किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हमें यहाँ पर बताना है कैनाबिनाइड्स किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैनाबिनाइड्स कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस सैटिवा नामक पौधे के पुष्पकर्म फूलों के ऊपरी हिस्से से प्राप्त होता है, जिसे सामान्य भाषा में भांग का पौधा कहा जाता है। फिर से देखिए कैनाबिनाइड्स किस पौधे से प्राप्त होता है और इसके महत्व पर हमें प्रकाश डालना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैनाबिनाइड्स कैनाबिस सैटिवा। किससे? कैनाबिस सैटिवा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कौन से पौधे से प्राप्त होता है। तो देखिए कैनाबिस सैटिवा, क्योंकि डायरेक्टली हमसे 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा या एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो कैनाबिनाइड्स कैनाबिस सैटिवा नामक पौधे के पुष्पकर्म जो फूलों के ऊपरी हिस्से से प्राप्त होता है, जिसे सामान्य भाषा में भांग का पौधा कहा जाता है, उससे प्राप्त होता है। अब हम लिखेंगे इसके महत्व के बारे में। तो देखिए महत्व, इसके 2 मुख्य औषधीय महत्व निम्न हैं। फर्स्ट है दर्द निवारक। तो दर्द निवारक में कैसे? इसका उपयोग पुराने दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। देखिए सेकंड इसमें मतली और उल्टी। तो कैंसर के उपचार यानी कि कीमोथेरेपी के कारण होने वाली मतली और उल्टी को नियंत्रित करने में ये प्रभावी होते हैं। तो देखिए इसके 2 महत्व क्या है? इसके 2 महत्व हैं। फर्स्ट है दर्द निवारक के रूप में और दूसरा है मतली और उल्टी। जैसे कैंसर के उपचार जिसमें कीमोथेरेपी के कारण होने वाली मतली और उल्टी को नियंत्रित करने में ये प्रभावी होता है। और फ्रेंड्स देखिए एक बात और, देखिए क्लास 12 जो बायोलॉजी का पेपर है वो बिल्कुल फिक्स है। और देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट आते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो देखिए अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, अब देखिए नवंबर चल रहा है, आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, आपका जो एग्ज़ाम है वो है फरवरी में। तो आपके पास यानी कि अभी 2 महीने हैं, दिसंबर और जनवरी। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है 2019 से 2025 तक। अगर आपने ये तैयार कर लिया ना, अगर आपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, अगर आपने बस ये क्वेश्चंस तैयार कर लिए ना, क्योंकि देखिए हर साल 7 पेपर सेट बन रहे हैं, तो 2019 से 2025 तक कितने पेपर सेट होंगे? तो देखिए आप यकीन मानिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए ना, तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये बात आपको और कोई नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स, और आपको और किसी सब्जेक्ट का भी अनसोल्ड पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए, और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा घ, बेकर यीस्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर बेकर यीस्ट पर टिप्पणी लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बेकर्स यीस्ट ब्रेड और अन्य पेस्ट्री बनाने के बर्तनों में इस्तेमाल होने वाला यीस्ट के प्रकारों का सामान्य नाम है। क्या है? बेकर्स यीस्ट ब्रेड और अन्य पेस्ट्री बनाने के बर्तनों में इस्तेमाल होने वाला यीस्ट के प्रकारों का सामान्य नाम है। यह एक यीस्ट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? यह एक यीस्ट के रूप में कार्य करता है जो बैटर में मौजूद किण्वनीय शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में परिवर्तित करके ब्रेड को फूला, बड़ा और हल्का और मुलायम बनाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बेकर यीस्ट पर हमने यहाँ पर टिप्पणी लिखी है कि बेकर यीस्ट जो है वो ब्रेड और अन्य पेस्ट्री बनाने के बर्तनों में इस्तेमाल होने वाला यीस्ट के प्रकारों का सामान्य नाम है। यह एक यीस्ट के रूप में कार्य करता है जो बैटर में मौजूद किण्वनीय शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित करके ब्रेड को फूला, बड़ा और हल्का और मुलायम बनाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का। इसमें हमसे पूछा गया है ART को पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि हमें ART का पूरा नाम लिखना होगा। इसका मानव जीवन में क्या महत्व है?
तो हम यहाँ पर लिखते हैं ART का पूर्ण नाम। तो देखिए ART का पूर्ण रूप सहायक प्रजनन तकनीक यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। तो ART का पूरा नाम क्या है? ART का पूरा नाम है सहायक प्रजनन तकनीक। हिंदी में इसको बोलेंगे सहायक प्रजनन तकनीक और इंग्लिश में बोलेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ART का पूर्ण रूप सहायक प्रजनन तकनीक और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। अब देखिए आगे हम लिखते हैं इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मानव जीवन में इसका महत्व। तो फर्स्ट है बांझपन का उपचार। क्या है? फर्स्ट है बांझपन का उपचार। तो ART उन दंपतियों को संतान प्राप्त करने में मदद करती है जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। फर्स्ट है बांझपन का उपचार। तो ART उन दंपतियों को संतान प्राप्त करने में मदद करती है जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, अगला है उन्नत तकनीकें। तो देखिए इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF जैसी तकनीकें शामिल हैं जहां अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर से लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। तो देखिए सेकंड क्या था? सेकंड है उन्नत तकनीकें। इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF जैसी तकनीकें शामिल है जहां अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर से लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। अगला देखिए, अगला है जीवन में पूर्णता। यह तकनीक निसंतान दंपतियों के जीवन में माता पिता बनने की खुशी और पूर्णता लाती है। तो जीवन में पूर्णता में क्या है? यह तकनीक निसंतान दंपतियों के जीवन में माता पिता बनने की खुशी और पूर्णता लाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ख। प्रश्न नंबर 5 का ख पार्ट है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता के विभेद कीजिए। तो हम एक साइड लिखेंगे सह प्रभाविता और एक साइड लिखेंगे अपूर्ण प्रभाविता। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट, दोनों युग्म विकल्पी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं। तो सह प्रभाविता में हम क्या करते हैं? सह प्रभाविता में हम लिखते हैं दोनों युग्म विकल्पी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं। और अपूर्ण प्रभाविता में हम क्या लिखते हैं? इसमें लिखते हैं दोनों युग्म विकल्पी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। यानी कि अगर आपको सह प्रभाविता याद होगा तो आप अपूर्ण प्रभाविता अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि देखिए सह प्रभाविता की अपोजिट ही होगी अपूर्ण प्रभाविता। तो अगर आपको क्या करना होगा, आप बस इसको याद कर लीजिए सह प्रभाविता को, फिर उसका आप अपोजिट यहाँ पे लिख दोगे। तो देखिए सह प्रभाविता में क्या है? दोनों युग्म विकल्पी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं। जो दोनों युग्म विकल्पी होते हैं वो अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? इसमें दोनों युग्म विकल्पी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखा अभी आप मैंने बताया था कि ये इसके अपोजिट होता है। अब देखिए सेकंड है हमारा, दोनों युग्म विकल्पियों के विशेषक संकर में मिश्रित नहीं होते। क्या होते हैं? दोनों युग्म विकल्पों के विशेषक संकर में मिश्रित नहीं होते। तो इसमें हम लिखते हैं दोनों युग्म विकल्पों के विशेषक संकर में मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि इसमें नहीं होते तो इसमें हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला है थर्ड पॉइंट, संकर में नया विशेषक उत्पन्न नहीं होता है। जो संकर में नया विशेषक उत्पन्न नहीं होता है। हम इसमें लिखते हैं संकर में नया मध्यवर्ती विशेषक उत्पन्न होता है। अगला देखिए, अगला है हमारा फोर्थ पार्ट, युग्म विकल्पी का कोई मात्रात्मक लक्षण नहीं होता। क्या होता है? युग्म विकल्पी का कोई मात्रात्मक लक्षण नहीं होता। अब इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट है, युग्म विकल्पी मात्रात्मक प्रभाव दिखाते हैं, अर्थात एक प्रभावी युग्म विकल्पी आधा और दोनों प्रभावी युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए हर साल पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में अंतर क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ग, GMO का पूर्ण रूप लिखिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं GMO का पूरा नाम और इसके महत्व को बताते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं GMO का पूर्ण रूप आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव है। क्या है? देखिए GMO का पूरा नाम क्या है? आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव। तो आप चाहे तो इसका हिंदी में नाम लिख सकते हैं, तो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, यह है GMO का पूरा नाम, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यह एक ऐसा जीव, पौधा, जानवर या सूक्ष्म जीव है जिसके DNA को आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके बदला गया है। तो देखिए GMO का पूरा नाम क्या है? आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव। GMO है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यह एक ऐसा जीव, पौधा, जानवर या सूक्ष्म जीव है जिसके DNA को आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके बदला गया है। अब देखिए आगे हम लिखते हैं GMO के निम्न महत्व हैं। फर्स्ट है बढ़ी हुई उपज। तो GMO फसलें अधिक उपज देती हैं जिससे खाद्य सुरक्षा बेहतर होती है। तो GMO के महत्व क्या है?
फर्स्ट हमने बताया इसमें बढ़ी हुई उपज। तो जीएमओ फसलें अधिक उपज देती हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा बेहतर होती है। अगला हम लिखते हैं, सेकंड पॉइंट है कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इन जीवों को आनुवंशिक रूप से कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाया जाता है, जिससे फसल नुकसान कम होता है। तो कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता में हम लिखते हैं इन जीवों को आनुवंशिक रूप से कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाया जाता है, जिससे फसल नुकसान कम होता है। अगला देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 5 का ख पार्ट। घ पार्ट है क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोनिंग संवाहक एक डीएनए अणु है जिसका उपयोग जीन क्लोनिंग में वांछित जीन को एक पोषी कोशिका में स्थानांतरित करने और उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। तो क्लोनिंग संवाहक पर हमें टिप्पणी लिखनी थी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोनिंग संवाहक एक डीएनए अणु है जिसका उपयोग जीन क्लोनिंग में वांछित जीन को एक पोषी कोशिका में स्थानांतरित करने और उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। आगे हम यहाँ पे लिखते हैं कार्य। तो देखिए कार्य, इसका प्राथमिक कार्य वांछित डीएनए खंड को पोषी कोशिका जैसे बैक्टीरिया के अंदर डालना, उसे स्थिर रूप से बनाए रखना और पोषी की मशीनरी का उपयोग करके उसकी प्रतिकृति बनाना है। तो देखिए इसका कार्य क्या है, कार्य इसका प्राथमिक कार्य वांछित डीएनए खंड को पोषी कोशिका जैसे बैक्टीरिया के अंदर डालना और स्थिर रूप से बनाए रखना और पोषी की मशीनरी का उपयोग करके उसकी प्रतिकृति बनाना है। आगे हम लिखते हैं इसके प्रकार और महत्व को, क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है इस पर टिप्पणी लिखिए। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने इसके बारे में बताया, इसके बाद हमने कार्य लिखे हैं, प्रकार लिखे और महत्व लिखे हैं। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया है, तो आपको इसमें थोड़ा सा तो बड़ा लिखना ही होगा। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया जा रहा है ये, तो फिर आपको क्या करना है, आपको 5-6 पेज नहीं भर के आना है एक 3 नंबर के क्वेश्चन में, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताना है। यानी कि आपको कम से कम आधे पेज का ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को अच्छे से पता है और आप पॉइंट टू पॉइंट इसका आंसर दें। क्योंकि देखिए वो पहले के ज़माने थे जब 5 से 6 पेज भर के आते थे लोग, बच्चे जो है वो 5-6 पेज भर के आते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में बस पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए एग्जामिनर को, कि अगर बच्चे को आता है तो कितना आता है, क्या आता है, तो उसको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम इसे अगर 3 नंबर क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा इतना तो आपको लिखना ही होगा, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए, और एक बात और, आपको इसमें बना कर नहीं करना, मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये सब क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ मैं, कि जिससे आप इसको 2 से 3 बार पढ़ें तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो देखिए आगे हम लिखेंगे प्रकार। तो मुख्य प्रकारों में प्लाज्मिड सबसे आम, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड और जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र BAC शामिल है। तो इसमें प्रकार क्या है, मुख्य प्रकार में प्लाज्मिड सबसे आम, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड और जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र BAC शामिल है। आगे देखिए महत्व लिखते हैं हम इसका, यह चिकित्सा, विटामिन, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स का उत्पादन और कृषि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को संभव बनाता है। महत्व क्या है इसका, यह चिकित्सा, विटामिन, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स का उत्पादन और कृषि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को संभव बनाता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न नंबर 6 का पार्ट, किन्हीं 2 ड्रग्स का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हम यहाँ पर ड्रग का संक्षिप्त परिचय देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ड्रग वह पदार्थ है जो खाने, सूंघने या किसी भी माध्यम द्वारा या रूप में सेवन करने पर व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। यह निषेध हेरोइन, चरस, कोकीन या अनिषेध शराब, कैफीन, तंबाकू आदि 2 प्रकार के होते हैं। नशीले पदार्थों में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे ओपिओइड्स, कैनाबिनाइड्स एवं कोका एल्काइड होते हैं। यह मुख्यतः पुष्पी पादपों से प्राप्त की जाती है। तो देखिए ड्रग क्या होते हैं, ड्रग वह पदार्थ है जो खाने में, सूंघने में या किसी माध्यम द्वारा या रूप में सेवन करने पर व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। यह निषेध जैसे हेरोइन, चरस, कोकीन और अनिषेध शराब, कैफीन, तंबाकू 2 प्रकार के होते हैं। नशीले पदार्थों में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे हैं ओपिओइड्स, कैनाबिनाइड्स एवं कोका एल्काइड। यह मुख्यतः पुष्पी पादपों से प्राप्त की जाती है। आगे हम लिखते हैं, ओपिओइड्स या स्मैक, अफीम पादप से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, ओपिओइड्स, ये स्मैक, अफीम किससे प्राप्त होती है, पादप से प्राप्त होती है। आगे हम लिखते हैं, कैनाबिस सैटाइवा के पुष्पकर्म शीर्ष व पत्ती से चरस कैनाबिड्स प्राप्त होती है।
अब फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है खा पाठ। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया है पारितंत्र में जातीय विविधता के महत्व को लिखिए। तो हमें यहाँ पर पारितंत्र में जातीय विविधता के महत्व को लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पारितंत्र में जातीय विविधता का बहुत महत्व है। क्या है? पारितंत्र में जातीय विविधता का बहुत महत्व है। यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करती है। ये क्या करती है? यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करती है। आगे देखिए अगला पॉइंट है विभिन्न प्रजातियों पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विभिन्न कार्य करती है, जैसे पोषण चक्र और ऊर्जा प्रवाह। आगे देखिए अगला है उच्च विविधता पारिस्थितिक तंत्र को पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाती है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ग, अल्कोहलों के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर अल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए हमें आप लिखते हैं अल्कोहल मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के काम करने की गति को धीमा कर देती है। अल्कोहल क्या होती है? वो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में के काम करने की गति को धीमा कर देती है, जिससे व्यक्ति का नियंत्रण और सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें लीवर, किडनी और हृदय के नुकसान, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना और आक्रामकता या अवसाद जैसे व्यवहार परिवर्तन शामिल हैं। अत्यधिक या लंबे समय तक सेवन करने से कोमा या मृत्यु भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे इसमें लास्ट क्वेश्चन है, जो आज के वीडियो में पार्ट 2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 का ग, स्तन ग्रंथि की आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें यहाँ पर स्तन ग्रंथि की आरेखीय काट का नामांकित यानी कि हमें चित्र बनाना है, उसके हमें नाम भी जरूर मेंशन करने हैं, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके चित्र को। तो देखिए ये है मादा की स्तन ग्रंथि की संरचना का नामांकित चित्र। तो देखिए इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है, आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए पहले आप ये बनाएंगे, फिर उसके बाद आप ये करेंगे, और ये देखिए ये यहाँ से ये निकल रही है और फिर ये ऐसे ऐसे हो रही है। तो देखिए अब आप इसके नाम मेंशन करेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पीछे की तरफ, ये क्या है? ये आपको दिखाई दे रही है, ये है पसलियाँ। क्या है? पसलियाँ, जिसको इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं। अगला देखिए ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ, तो ये है अंतरा पर्शुक पेशियाँ, जिसको इंग्लिश में इंट्राकोस्टल मसल्स भी बोलते हैं। अगला देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दीर्घ अंश पेशी, जिसको इंग्लिश में मैक्रो पेक्टोरल मसल्स भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये फैट है, जिसको वसा बोलते हैं। तो यहाँ ये क्या है? वसा। अब देखिए अगला है मेमोरी लोब्स यानी कि दुग्धपाली, ये है ये वाली, ये आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये यहाँ पर ये है दुग्धपाली। अगला देखिए दुग्ध कूपिका, तो वो क्या है? वो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये है दुग्ध कूपिका। और देखिए ये है मेमोरी डक्ट यानी कि दुग्ध वाहिनी, ये रही। ये जो निकल रही है, ये जो निकली हुई आपको दिखाई दे रही है, ये है दुग्ध वाहिनी। अगला देखिए अगला है तुम्बिका है ये जो जड़ें आपको दिखाई दे रही है नसें, ये है तुम्बिका। अगला देखिए ये है दुग्ध नाल। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? ये है दुग्ध नाल और ये है निप्पल। और ये क्या है? स्तन परिवेश यानी कि एरियोला। तो फ्रेंड्स ये है स्तन ग्रंथि का आरेखीय काट का नामांकित चित्र। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।